हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में लेकर आ गया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं लेकर आ गया हूँ। लगभग 27 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100 में 95% चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से आज आपका 30-35 नंबर क्लियर होने वाला है। कितने नंबर? 30-35 नंबर क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की बात है। ठीक है, कॉपी कलम उठाइए और लेकर बैठ जाइए और इसके बारे में इसको देखिए। 27 क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ ऑलरेडी और उसको आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम में 5 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के आएंगे सभी क्वेश्चन। 5 नंबर के रहेंगे तो पता लगभग आपका 30 से 35 नंबर आज के वीडियो में क्लियर होने वाला है। लगभग मैं सारा डेरिवेशन करा चुका हूँ। यदि आपको देखना है तो ऐसे डाल देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति बाई अतुल स्टडी सेंटर। लास्ट में आप इस चैनल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इस चैनल का नाम लिखते ही आपके पास आपका ये वीडियो आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा कि भैया समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरा कोई ऑप्शन चुनूंगा और दूसरा बताऊंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, तो ये क्लास 12th के लिए है, फिजिक्स है। ठीक है, अब इसको देखिए 1 बाय 1 एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है, और एक बात बताना चाहता हूँ कि 30 से 35 नंबर तो क्लियर होने वाला है, लेकिन इस जितना क्वेश्चन आज बता रहा हूँ, बल्कि और कोई सब्जेक्ट आज मत पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ना। ये तैयारी है उस दिन की जिस दिन आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, और इन सब का अगर 1 बाय 1 सोल्यूशन भी चाहते हो तब भी कमेंट जरूर करिएगा भाई। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कई चैनलों वालों ने कवर किया, यूट्यूबर ने, मैं भी इसको 2-3 बार कवर किया हूँ, तो आप सब जाइए देखिए। ठीक है भाई। दूसरा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सेम है, इसमें क्या था? अच्छी स्थिति था, और इसमें क्या है? आपका निरक्षी स्थिति है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहा आपका। तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाक से, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र ज्ञात करना है? वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ये हो जाएगा क्लियर। क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। गॉस का नियम, पहली बात तो आप ये याद कर ला कि गॉस का नियम होता क्या है। फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? गॉस के नियम की सहायता से, या गॉस के नियम का उपयोग करके ज्ञात कर रहा है आपको। पांचवा क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको अनुगमन वेग आना चाहिए कि अनुगमन वेग होता क्या है। इसके बाद आपको ओम का नियम आना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है। फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चन देखना चाहिए कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, किरचॉफ का नियम का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के नियम को उल्लेख करना है। किरचॉफ जी ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। ठीक है, 2 नियम दिए थे ना, दोनों नियम के बारे में इनको अच्छे से समझाना है इस पे। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा। चलो 6 क्वेश्चन बताया ना, अब अगले पेज में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n2, या तो ऐसे भी रहता है n-1 1/r1 -r2। ठीक है, ठीक है भाई। ये लेंस मेकर सूत्र को मैंने अभी लगता है 4-5 दिन हुआ बताए हुए, तो लेंस मेकर सूत्र को भी आगे होगा 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम की सहायता से, ध्यान से सब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों का बीच संबंध स्थापित करना है। किनके बीच? क्या कह रहा है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से। किसकी सहायता से? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आपको मैंने बताया कि याद कर लेना, 2 नियम दिए थे किरचॉफ जी ने, उसको याद करना। फिर उसकी सहायता से
बीट स्टेन सेतु की संतुलित अवस्था। और देखिए बीट स्टेन सेतु क्या होता है इसको मैं बता चुका हूँ। संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित करो, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 9वां क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई, कौन सी लंबाई, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। कौन सा सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। पहली बात देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले क्या करना है कि परिपथीय नियम लिखना है, फिर इसके बाद कह रहा है कि एम्पियर नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। अगला है चल कुंडली। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। पहले क्या करना है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखना है, फिर कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करना है और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसको भी आपको लिखना है। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए सुनिए, धारावाही परिनालिका ना का स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये आपका रहा 12वां क्वेश्चन, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर, और लिखते जाइए 13वां क्वेश्चन अगले पेज में। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए यार, इसको अच्छे से आप सब पूरा जितना मैं वीडियो बनाता हूँ उसको पूरा फुल वॉच करिए, क्योंकि उसका फुल लाभ उठाइए। अब ये क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया, आधा देख के छोड़ दिया, मान लेता हूँ सपोज दैट, तो अब इसके नीचे वाला आप देखे ही नहीं, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बचे हैं। तो बोलोगे भाई एग्जाम देने के बाद आओगे, भैया आप बताए ही नहीं थे, तो बताओ कैसे, जब आप पूरा वॉच ही नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे, तो कैसे पता चलेगा आपको। चलो कोई बात नहीं, फुल देखा करो, क्योंकि आपको इसमें मेन चीज़ें नोटिस करो। मेन क्या, ये 100% में 95% चांसेस है इस क्वेश्चन को पूछने का, क्योंकि मैंने बताया आपको 35 नंबर इसमें आज क्लियर होने वाला आपका। देखिए चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, पहली बात बताना है क्या है चुंबकीय फ्लक्स से क्या समझते हैं, फिर बताना है चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखना है, फैराडे का नियम भी लिखना है। अगला है 14वां चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत। कौन सी कुंडली, चौक कुंडली। फिर कह रहा है चौक कुंडली से वाटहीन धारा के महत्व ज्ञात कीजिए। वाटहीन धारा का महत्व ज्ञात करना है किसकी सहायता से, चौक कुंडली से वाटहीन धारा के महत्व ज्ञात करना है, ठीक है। चौक कुंडली भी मैं बताया था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत मज़ा आया था। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस। ये इस तरह से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें गिच हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना है। समझ में आया। 15वां क्वेश्चन नोट डाउन करिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन नंबर डालिए और फिर पूछिए हमसे कमेंट में। 16वां क्वेश्चन है आपका, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर के सूत्र स्थापित करना है। क्या क्या, प्रतिबाधा तथा कलांतर के सूत्र स्थापित करना है। अगला आ जाता है 17वां क्वेश्चन, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का विवेचना कीजिए। द्वितीयक तरंगिका, ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का विवेचना करना है। 18वां क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऊपर वाला 17वां क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने का किरण आरेख बनाइए। पूरी अच्छी तरह से बताना है और लगभग मैं 10-15 मिनट में इसको मैं कवर कर दिया था खगोलीय दूरदर्शी का। अगला क्वेश्चन है परावर्तक दूरदर्शी। 2 में से एक आएगा भाई, समझ लेना। और ज़्यादातर मुझे लगता है ना ये ज़्यादा आता है खगोलीय दूरदर्शी वाला, लेकिन पढ़ना दोनों। परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए। प्रतिबिंब कैसे बनता है मतलब इसको समझाना है परावर्तक दूरदर्शी द्वारा। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन अगले पेज में देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक पतली झिर्री क्या है, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिबिंब बनाइए तथा इसकी व्याख्या करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। 21वां क्वेश्चन है, यंग के 2 स्लिट
के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। फ्रिंज की जो चौड़ाई है उसकी मान ज्ञात करना है। इनके 2 स्लिट होंगे 2। अगला है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है, पूरी तरह से अच्छी तरह समझाना है। बोर के जितने भी परमाणु मॉडल जो बताए थे उन्हीं की व्याख्या करना है, पूरी अच्छी तरह से बताना है आपको। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण स्थापित कीजिए। आइंस्टीन वैज्ञानिक थे ना, तो उनके बारे में खूब अच्छी तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा बताना है, ठीक है। अगला है पीएन संधि डायोड। पीएन को अर्थ तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाना है पीएन संधि के। अगला आ जाता है जेनर डायोड क्या है, बता रखा हूँ और ये भी बता रखा हूँ। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परिपथ आरेख की सहायता से समझाना है। ये रहा आपका कौन सा नंबर, 25वां नंबर। अब 26वां नंबर क्वेश्चन मैं अगले पेज में फटाक से देखता हूँ। देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में आता है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में समझाओ, इसको भी बता रखा हूँ। इतना गजब तरीके से बताया हूँ ना, एकदम क्या बताऊँ आपको। अब जाके देखिए बताएंगे आप सब कमेंट करके खुद ही। तो एनपीएन पीएनपी बता रखा हूँ। लॉजिक गेट के बारे में बता रखा हूँ, कौन कौन से गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये हो गए तीनों बेसिक गेट। फिर आ जाता है नैंड गेट, नैंड गेट, फिर और क्या आ जाता है, नॉर गेट। देखिए नैंड एंड प्लस नॉट से मिलकर बना है और ये नॉट प्लस और से मिलकर बना है, ये लॉजिक गेट है। तो ये जो 5 हैं, पांचों बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब मुझे लगता है आपका 35 नंबर तक कवर हो चुका है। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता पहुंचे। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।